दोस्तों, आज हम जानेंगे वात्स्यायन के काम सूत्र पोजीशन 26 से लेकर के 30 के बारे में और अच्छे से समझेंगे, गहराई से समझेंगे। तो नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं जीरो रिलीजन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वात्स्यायन का काम सूत्र ऐसा ग्रंथ है जो कि दुनिया का एक इकलौता ग्रंथ प्राचीन समय का था, जो 2000 साल पहले लिखा गया था और आज भी उसमें काफ़ी सच्चाई है, काफ़ी मनोविज्ञान छुपा हुआ, साइंस छुपा हुआ है। तो दोस्तों, वात्स्यायन की इस किताब को लोगों ने अपमानित किया है। वात्स्यायन ने कहीं भी स्त्री-पुरुष का अपमान नहीं किया है। वात्स्यायन की जो किताब है, उसमें 1200 श्लोक हैं और 7 अध्याय हैं और 7 अध्याय में भी 36 अध्याय हैं। तो इस तरह से वात्स्यायन का जो काम सूत्र है, ये केवल काम सूत्र की किताब नहीं है। ऑपोजिशन वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा विवादास्पद है, सबसे ज़्यादा प्रचार वाला है। तो 64 श्लोक हैं, 64 पोजीशन है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है। तो दोस्तों, वात्स्यायन ने 64 जो पोजीशन बताए हैं, कहीं कोई चित्र नहीं है, कहीं कोई समझाने वाली बात नहीं है। बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन शरीर लचीला होना चाहिए और समझ होनी चाहिए, होश होना चाहिए। तो दोस्तों, वात्स्यायन का कहना है कि हमारे पास धर्म का ज्ञान है, हमारे पास पैसा है, हम संपन्न हैं पैसे से, बुद्धिमानी से संपन्न हैं। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, यदि हमारे जीवन में काम का महत्व हमने नहीं दिया है, काम को हमने इग्नोर किया है, पैसा कमाने में और ज्ञान अर्जन करने में, धर्म की जानकारी में हमने ज़्यादा समय लगाया है, लेकिन हमें प्यार का पता नहीं है, हमारे जीवन में रस नहीं है, तो हमारा जीवन अधूरा है। तो वात्स्यायन कहते हैं कि ये जीवन का अधूरापन हमें आनंद नहीं देगा, हमें स्वर्ग नहीं देगा, हमें मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने में परेशानी होगी। इसलिए वात्स्यायन ने कहा कि स्त्री-पुरुष इन पोज़ीशनों का आनंद उठाते हैं और 64 पोज़ीशन उन्होंने बताया है और केवल इशारा किया गया है, बहुत सरल है। निश्चित ही वात्स्यायन ने लगभग 2000 साल पहले काफ़ी अच्छा रिसर्च किया था, अच्छा प्रयोग किया था और प्रयोग करने के बाद उन्होंने 64 पोज़ीशन बताए जो कि काफ़ी सार्थक हैं और हर पोज़ीशन बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसमें गहराई से हमने अभी तक 30 पोज़ीशनों को समझा। इसमें ज़्यादातर पोज़ीशनों में स्त्री को एक्टिव रहने की बात कही गई है, क्योंकि स्त्री का जो संरचना है, शरीर है, यदि पुरुष ज़्यादा एक्टिव होगा, तो स्त्री को असहज महसूस होगा, स्त्री को दर्द भी हो सकता है, परेशानी हो सकती है और जैसे ही स्त्री असहज होगी, परेशानी होगी, वैसे ही उसका जो प्राइवेट पार्ट है, वो सिकुड़ जाएगा, उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी और जैसे ही साइज़ छोटी हुई, वैसे ही किसी तरह का संयोग, किसी तरह का संयोगी क्रिया नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से वात्स्यायन ने काफ़ी बारीकी से समझा है कि स्त्री जो पैसिव नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ कामसूत्र में स्त्री को पैसिव नज़र से नहीं दिखाया गया है। देखने में, समझने में आम लोग समझते हैं कि स्त्री बहुत कम सक्रिय होती है। अक्सर इंटरनेट पर वीडियो या लोग मोबाइल में वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं। उसमें पुरुष को सक्रिय दिखाया जाता है, लेकिन वात्स्यायन के अधिकतर सूत्रों में स्त्री स्त्री सक्रिय दिखाई जाती है और बिना स्त्री की सक्रियता के ये काम सूत्र यानी ये पोजीशनों का एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है, पोजीशनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो वात्स्यायन की ये बात एकदम विज्ञान के तौर पर, साइंस के तौर पर
एकदम स्पष्ट है और अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप होश के साथ, ध्यान के साथ इस प्रयोग को आराम से कर सकते हैं। प्रयोग को करने से पहले, समझने से पहले यदि अपनी साँसों को आप रोकते हैं, साँस रोक कर के ध्यान में उतरते हैं और पोज़ीशन को आराम से समझते हैं। यदि मेल, फीमेल, स्त्री-पुरुष दोनों इन पोज़ीशनों को आराम से समझते हैं और फिर सावधानी से, होशपूर्वक प्रयास करेंगे तो हर पोज़ीशन आराम से आप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। बहुत सहज और बहुत सजगता के साथ करना है। जिस तरह से पतंजलि ने योग बताया है, योग से शरीर स्वस्थ होता है, ठीक इसी तरह से वात्स्यायन ने अपने सूत्रों में बताया है कि इन पोज़ीशनों का इस्तेमाल करके आप 2 तरह का आनंद ले सकते हैं। एक तो आपकी नसों का भी एक्सरसाइज़ होगा, आपके बॉडी पार्ट के अलग-अलग हिस्से का एक्सरसाइज़ होगा, साथ ही साथ आपके जीवन में रस होगा, एक साथ 2 काम होंगे। तो इस तरह से और आप स्त्री-पुरुष के बीच जो प्रेम बढ़ेगा, स्त्री-पुरुष का जो बीच में ऑक्सीटोसिन, अच्छे-अच्छे हार्मोन्स बनेंगे, शरीर स्वस्थ होगा, उसका भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, समय ज़्यादा गँवाते नहीं हैं, शुरू करते हैं 26 से लेकर 30 सूत्र तक। तो एक-एक सूत्रों को हम अच्छे से समझेंगे, जिससे समझने में कोई दिक्कत ना हो आपको। तो 26वां सूत्र ये दिया है विसति षष्टविंशतितम सूत्र को गहराई से समझते हैं। ये कहने का मतलब 26वां सूत्र को हम गहराई से समझते हैं। और संस्कृत में यहाँ लिखा गया है पढ़ी पढ़ितया पढ़ितया स्त्रिया पुरुषोऽध्याया, यानी इसका अर्थ दिया गया है। पढ़त्या का अर्थ है पूरी तरह से घूमी हुई, घिरी हुई या अपने को घुमाकर बैठी हुई। ऐसी स्त्री जो अपने आप को घुमाकर बैठती है, जैसे आमतौर पर स्त्रियाँ बैठती हैं पुरुष के मुख के सामने होकर के, यहाँ स्त्री को घुमाकर बैठना है। और यहाँ कोई स्त्री के मुख की तरफ नहीं घूमना है, किसी भी दिशा में स्त्री को घूम करके, चारों दिशा में आज़ादी दी गई है। यहाँ कोई बताया नहीं गया है कि स्त्री घूम जाती है, कितने एंगल, 30 एंगल, 40 एंगल, जैसे वो रेगुलर बैठती है, उस पोजीशन थोड़ा घूम जाती है, 180 भी घूम सकती है, 260, यानी किसी भी दिशा में घूमकर बैठ जाती है। और स्त्रियाँ स्त्री द्वारा ये काम होगा, पुरुष निष्क्रिय रहेगा। पुरुष आधा, पुरुष नीचे रहेगा, यानी पुरुष अधः माने पुरुष नीचे लेटा रहेगा, स्त्री अपनी सुविधा अनुसार दिशा बदल करके, घूम करके ये प्रयोग करती है, संप्रयोग करती है। सरल हिंदी में समझते हैं, ये सूत्र बताता है कि जब स्त्री अपने पूरे शरीर को घुमाकर पुरुष के ऊपर बैठती है, शरीर घुमा देती है और सुविधा अनुसार अपने हिसाब से किसी भी दिशा में घूम सकती है। उसकी दिशा निर्धारित नहीं की गई, तब पुरुष नीचे होता है। स्त्री पूरी तरह से नियंत्रण में होती है। स्त्री पूरी तरह नियंत्रण में होती है और विस्तार से समझिए, इसमें स्त्री राइडिंग पोजीशन पे होती है। तो इस तरह इसमें स्त्री राइडिंग पोजीशन में होती है, यानी जैसे साइकिल चलाया जाता है, राइडिंग ऐसे चलाने वाले पोजीशन में होती है, लेकिन दिशा पुरुष के मुँह की तरफ नहीं होता है, अलग दिशा होती सुविधानुसार। लेकिन यह सामान्य ऊपर बैठने की से अलग है, जो जिस दिशा में हम सामान्य रूप से बैठते हैं, उससे थोड़ा-सा अलग है। परिवर्तितया का मतलब होता है, एक बार हम परिवर्तितया का मतलब और समझते हैं। स्त्री केवल सीधे बैठी नहीं रह सकती, इसमें सीधा नहीं बैठा रहना है, सीधे बैठे रहने पर हो सकता है काम बने ही ना, किसी एंगल पे बैठना, बल्कि वह अपना शरीर कूल्हे पूरी तरह घुमाकर पुरुष पर बैठती है, तिरछा बैठ सकती है, कूल्हे घुमा के बैठ सकती है।
यहाँ बताया गया है कि कूल्हे को यानी हाथ के कूल्हा होता है, उसे घुमाकर बैठना होता है, पैर कूल्हा घुमा करके बैठना होता है, जिससे स्त्री के पास गति, कोण, एंगल और गहराई का पूरा नियंत्रण होता है। तो इस तरह से स्त्री घूम करके अपना कूल्हा घुमा करके बैठती है और उसका नियंत्रण होता है। पुरुष पूरी तरह से नीचे होता है, स्त्री की हरकत के अनुसार ही पुरुष आनंद लेता है। तो जब स्त्री अपनी हरकत करेगी, उसी हिसाब से पुरुष को आनंद मिलेगा। पुरुष यहाँ पैसिव में रहता है और आपको हमने बताया कि वीडियो में अक्सर होता है, पुरुष को एक्टिव दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ वाच साइंस आप कहते हैं और 26वें सूत्र में बताते हैं कि यहाँ स्त्री को एक्टिव होना है। यह पोजीशन स्त्री की सक्रियता और स्वतंत्रता को दर्शाती है। इसमें स्त्री अपने सुख को खुद नियंत्रित करती है। पुरुष को निष्क्रिय होकर समर्पण की स्थिति में रहना होता है। इसमें पुरुष निष्क्रिय होता है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करना होता है। आधुनिक शब्दों में इसे हम कह सकते हैं, आज की भाषा में इसे कहते हैं वुमेन ऑन टॉप विथ फुल रोटेशन, यानी वुमेन टॉप, वुमेन ऊपर हो और फुल रोटेशन में हो, कंट्रोल में हो, किसी दिशा में घूम सके अपनी सुविधानुसार, ऊपर नीचे अगल बगल कहा जा सकता है। जैसे शरीर हो, जैसे तालमेल अच्छा हो, कोई परेशानी ना हो, यानी स्त्री पुरुष पर बैठकर अपनी सुविधा के अनुसार नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं घूम सकती है। तो इस तरह से अपनी सुविधा अनुसार ऊपर नीचे, दाएं बाएं करके अपना काम कर सकती है। तो इस तरह से 26वां सूत्र रहा। इसी तरह से 27वां सूत्र को भी हम गहराई से समझते हैं। सब सूत्र बहुत सहज हैं, लेकिन होश के साथ, समझदारी के साथ ही किया जा सकता है। सप्तविंशतितम सूत्र को गहराई से समझते हैं। तो संस्कृतः पृष्ठभागे स्त्रिया पुरुषम समाकार्यस्, शाब्दिक अर्थ यानी सब अर्थ है पृष्ठभागे, यानी पीछे की तरफ से, पीछे की दिशा में स्त्री द्वारा, यहाँ भी स्त्री रहेगी लेकिन पीछे रहेगी। कैसे पीछे रहना है ये बताया गया, समझाया गया। पुरुषम कार्यस्य, कार्स्य पुरुषम समकारस्य, पुरुषम समकार्यस्य, पुरुष को खींच कर लाना, ये पुरुष को खींच रही है, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करना। इसका अर्थ है पुरुषम समकार्य, यानी ऐसी पोजीशन में जिसमें पुरुष की साइज, जड़ की साइज हो और जो है स्त्री उसको उसको सहयोग कर रही हो। तो इसको और समझाया गया है सरलता में। जब स्त्री पुरुष को अपनी ओर, पीठ की ओर, स्त्री क्या करती है, पुरुष को पीठ की ओर खींच कर संयोग करती है और पुरुष को खींच करके, यानी उसको पुरुष के पैर को खींचती है या पुरुष के कमर को खींचती है, जैसे उसको सुविधा होती है। विस्तार से समझिए, इसमें स्त्री आगे की ओर झुकी रहती है, आगे की ओर झुकी होती है, पुरुष पीछे से प्रवेश करता आता है। और पृष्ठभागे का अर्थ है स्त्री के पीठ की दिशा में प्रवेश करता है। ये पृष्ठ भागे, यहाँ पृष्ठ भागे दिया गया संस्कृत में, पीछे की यानी पीठ की दिशा में पीछे से प्रवेश करता है, प्रवेश होना होता है। इस स्थिति में स्त्री पुरुष को आगे पीछे खींचती है। तो यहाँ पुरुष को सक्रिय नहीं होना, यहाँ स्त्री पुरुष को आगे पीछे खींचती है। जहाँ उसको सुविधा लगेगी उस हिस्से को पकड़ करके स्त्री पुरुष को आगे पीछे खींचती है, यानी स्त्री की पहल होती है। यहाँ भी स्त्री एक्टिव होती है, पुरुष इनएक्टिव होता है। यह पुरुष को संकेत देती है, कसकर पकड़कर पीछे की ओर खींचती है, या पुरुष को संकेत देती है। पुरुष मतलब स्त्री के इशारे पर पुरुष काम करेगा और स्त्री सहारा देगी, आगे पीछे खींचती है। फिर पुरुष पीछे से संयोग करता है, जो फिर इस तरह से पुरुष थोड़ा-सा एक्टिव होता है। ज़्यादातर स्त्री को एक्टिव होना है, क्योंकि यदि पुरुष ज़्यादा एक्टिव होगा
तो परेशानी बढ़ जाएगी, संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, पेन हो सकेगा और क्रिया बीच में ही समाप्त हो सकती है। यह आज की भाषा में इसे कहते हैं रियर एंट्री डॉगीज स्टाइल। इसे कहते हैं आज की भाषा में रियर एंट्री और डॉगी पोजीशन कहा जाता है। फ़र्क इतना है कि इसमें पुरुष की पहल नहीं होती, इसमें पुरुष पहल करेगा समस्या बढ़ जाएगी, बल्कि स्त्री स्वयं को अपनी ओर खींचकर पीछे से प्रवेश कराती है। यहाँ स्त्री एक्टिव होना है, वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके पुरुष को आगे-पीछे खींच करके अपने आप को सँभालती है। इसमें प्रवेश गहरा होता है, इसलिए आनंद ज़्यादा होता है, तीव्र होता है, लेकिन नियंत्रण कम रहता है। इस तरह से स्त्री को इस तरह का नियंत्रण करना कठिन होता है, कम हो पाता है। कठिन संप्रयोग है, आसन है। मनोवैज्ञानिक तरह से हम समझते हैं, यह सूत्र दिखाता है कि स्त्री भी सक्रिय होकर दिशा तय करती है। तो ज़्यादातर स्त्री ही अपनी दिशा तय करती है, क्योंकि पुरुष ज़्यादा कुछ करेगा तो मामला बिगड़ जाता है। इसमें स्त्री का आकर्षण और नियंत्रण ज़्यादा है, जबकि पुरुष अनुसरण करता है। यानी पहले स्त्री सेट कर देती है, उसके बाद पुरुष को इशारा करती है। पुरुष इशारे के हिसाब से पुरुष की स्त्री की सुविधा के अनुसार काम कर सकता है। स्त्री की पीठ और कूल्हे मुख्य भूमिका में होते हैं। स्त्री की पीठ और कूल्हा उसका मुख्य भूमिका में होते हैं। तो संक्षेप में स्त्री आगे रहती है, पुरुष पीछे पीठ पर। स्त्री अपने पीछे की ओर पुरुष को खींचती है। तो इस तरह से स्त्री का काम ज़्यादा है, मेहनत का काम ज़्यादा है, पुरुष निष्क्रिय अवस्था में रहता है। अगला हम समझते हैं 28वां सूत्र, अष्टविशिष्टितम सूत्र की गहराई से समझते हैं। संस्कृत परिवर्तन माना स्त्री समागच्छति। परिवर्तन माना स्त्री समागच्छति। इसका अर्थ है परिवर्तन माना यानी करवट बदलती हुई, दिशा बदलती हुई, घूमती हुई। तो इस तरह से इसमें करवट बदलना है। स्त्री करवट बदलेगी, दिशा बदलेगी। पुरुष को यहाँ भी निष्क्रिय रहना है। स्त्री माने स्त्री होता है, समगच्छति यानी संयोग करती है, और समगच्छति माने संयोग करती है दिशा बदल-बदल के। कैसे दिशा बदलने का मतलब यहाँ समझाया गया है। जब स्त्री संयोग के समय लगातार करवट लेते हुए बदलती हुई, यानी औरत स्त्री करवट बदल रही है, लगातार एंगल बदल रही है, बदलते हुए संयोग करती है, पुरुष लगभग निष्क्रिय रहता है, थोड़ा बहुत इधर-उधर करता है, स्त्री अपनी दिशा अपने हिसाब से बदलती है। इस सूत्र में स्त्री सिर्फ स्त्री स्थिर होकर के नहीं, कुल मिला के जैसे नाच-गाना करके, वह बार-बार अपनी करवट बदलती है, कभी दाएँ, कभी बाएँ, कभी ऊपर नीचे झुकते हुए। तो अपने हिसाब से करवट बदलती है, दिशा बदलती है, और झुकते-झुकते इससे प्रवेश का कोण और दबाव लगातार बदलता रहता है। तो इस तरह से पेनिट्रेशन यह निरंतर परिवर्तनशील स्त्री और पुरुष दोनों के लिए नया आनंद को क्या करता है? नया और विविध रूप लाता है। तो इस तरह से स्त्री को ये मेहनत करना है, यानी इधर-उधर करके और करवट बदल-बदल के करना है। परिवर्तन इसलिए इसका कहा जाता है परिवर्तन माना का अर्थ है केवल एक पोजीशन पर टिके रहना नहीं, बल्कि डायनामिक मूवमेंट करना, यानी अपने सुविधा अनुसार मूवमेंट करना। आधुनिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? आज की भाषा में इसे कहते हैं वुमेन चेंजिंग एंगल पोजीशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। यानी स्त्री पुरुष यानी स्त्री खुद सक्रिय होकर पोजीशन और मूवमेंट बदलती है, रहती है, केवल निष्क्रिय नहीं रहती है। तो इसमें स्त्री निष्क्रिय नहीं रहती है। ज़्यादातर खेल स्त्रियों का ही वो आसान बता रहे हैं, लेकिन
पुरुष ज़्यादा इसमें रुचि लेते हैं, स्त्रियाँ लेती हैं, लेकिन स्त्रियों को पूरे विश्व में दबाया गया, सताया गया। तो निश्चित है वात्सायन ने जब ये किताब लिखी थी, ये शास्त्र लिखा था, निश्चित है स्त्रियों ने बढ़-चढ़ कर के साथ दिया था और बढ़-चढ़ कर के प्रयोग किया था, क्योंकि यहाँ स्त्रियों की बात ज़्यादा स्पष्ट लिखी गई है, वात्सायन ने लिखी है। मनोवैज्ञानिक पहलू, यह सूत्र बताता है कि स्त्री भी केवल स्वीकार करने वाली नहीं, बल्कि आनंद को रचनात्मक ढंग से बढ़ाने वाली है। तो इस तरह से स्त्री केवल आनंद को बढ़ाती है, केवल पैसिव होकर के आनंद को एहसास नहीं करती है, आनंद को पीती नहीं, खुद भी आनंद में भाग देती, सहयोग देती है। स्त्री का करवट बदलना पुरुष को भी नया अनुभव और उत्तेजना देता है। दोनों के लिए अनजाना और नया सा लगता है, जिससे सुख की गहराई बढ़ती है। संक्षेप में इस सूत्र में स्त्री मुख्य रूप से एक्टिव है, तो इसमें भी स्त्री एक्टिव है। वह बार-बार करवट और एंगल बदलकर संयोग को और अधिक विविध, गहरा और आनंददायक बनाती है। तो इस तरह से अगला सूत्र है 29 एको एकोन विसतितम, यानी 29वां सूत्र को विस्तार से समझते हैं। तो संस्कृत में सूत्र है उत्क्षि पत्त उत्क्षिपत्त पदाया स्त्रिया समागमा, यानी इसका अर्थ है जब स्त्री अपने एक या दोनों पैरों को ऊपर उठा कर संयोग करती है। स्त्री जब अपने एक या दोनों पैर को ऊपर उठा देती है, हवा में उठा देती है। विस्तार से समझते हैं। विस्तार यहाँ है, यह सूत्र बहुत सीधी सी बात कहता है, लेकिन इसमें गहराई है। ये सूत्र बहुत सरल मालूम पड़ता है, सीधी सी बात है, पैर ऊपर खड़ा करनी है स्त्री को। इसमें कहा जा रहा उच्छित उच्छित पत उच्छित पद पत पदाया, यानी स्त्री अपने पाँव को उठाती है, अपने पाँव को उठाती है, या उठाना कई तरह से हो सकता है। तो ये पैर उठाना कई तरह से हो सकता है, कई एंगल में हो सकता है, थोड़ा उठाना, ऊपर उठाना। कैसे उठाना? एक पैर ऊपर करके कंधे पर रखना, एक तरह से ऐसे हो सकता है, एक पैर कंधे पर रखना, दोनों पैर उठाना, कभी दोनों पैर को पुरुष के कमर या पीठ पर लपेट लेना। तो ये पैर उठाना 3 तरह से हो सकता है। अब इसका सही तरीका क्या है? संयोग का तरीका, जब पैर ऊपर उठाए जाते हैं तो प्रवेश की गहराई और कोण बदल जाता है। जिस तरह से पैर अलग-अलग दिशा में उठाया जाता है, तो प्रवेश की गहराई और उसका आनंद कोण बदल जाता है। इसमें यौन का अनुभव अधिक गहरा और सघन और ऊर्जावान हो जाता है। शारीरिक लाभ, स्त्री की, अब यहाँ कोई बताया नहीं गया है किस तरह से पैर उठाना है, कोई बहुत पर्टिकुलर पोजीशन है, सुविधा अनुसार उठाने की बात कही गई। स्त्री की यौन का आकार और कोण बदलता है, जिससे पुरुष को भी और अधिक घर्षण और गहराई का अनुभव होता है। तो इस तरह से पैर उठाने से अलग-अलग गहराई, अलग-अलग अनुभव बढ़ता है और ये गर्भधारण की संभावना बढ़ा सकती है, क्योंकि इसमें शुक्राणु सीधे गर्भाशय में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं। पेट और जाँघों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। तो इस आसन से पेट की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और जाँघों की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, ये बताया गया है। मनोवैज्ञानिक पहलू, स्त्री को लगता है कि वह पूरी तरह से समर्पित है। पुरुष को लगता है कि स्त्री उसे पूरी तरह स्वीकार कर रही है। दोनों में गहरा विश्वास और अंतरंगता बढ़ती है। उम, यह पोजीशन कब उपयुक्त है? बता रहे हैं वात्सायन, यह पोजीशन कब उपयुक्त है? जब गहराई और लंबे संयोग की इच्छा हो। गहरा यानी संतान उत्पत्ति की इच्छा हो और गहरा और लंबा संयोग की इच्छा हो। जब स्त्री अधिक उत्तेजना और संवेदन
महसूस करना चाहती है। यदि स्त्री को ज़्यादा संवेदनशीलता चाहिए, ज़्यादा उत्तेजना चाहिए, तब इस तरह का काम करना ज़रूरी है। जब दंपत्ति बच्चे की कामना कर रहा हो, जब बच्चे की चाहत हो, तो ये ज़्यादा अच्छा है। आसन आसान उदाहरण, जैसे कोई आलिंगन हग करते समय आमने-सामने वाला हाथों को कसकर पकड़ लेता, वैसे ही इस सूत्र में स्त्री अपने पैरों को ऊपर उठाकर पुरुष को और अधिक समर्पित कर देती है। तो जिस तरह से आलिंगन करके हम एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, इसी तरह से इसमें स्त्री पुरुष पैर उठा करके अपने आप को ज़्यादा समर्पित कर देती है। तो 30वां सूत्र, 30तम सूत्र को सरल भाषा में समझते हैं। संस्कृत सूत्र आरोहिणया स्त्रिया पुरुषोऽध्या, यानी इसका अर्थ है जब स्त्री घोड़े पर चढ़ने जैसी स्थिति, जैसे घोड़े पर कोई सवार होता है तो अवरोहिणया माने घोड़े पर चढ़ने जैसी स्थिति में पुरुष के ऊपर बैठकर संयोग करती है, यानी इस तरह घोड़े पर बैठा जाता है उस स्टाइल में बैठती है। विस्तार समझते हैं। अवरोहिणी, अवरोहिणी शब्द का अर्थ संस्कृत में आरोहिणी का अर्थ है चढ़ने वाली, सवार होने वाली। यहाँ स्त्री उस स्थिति में है जहाँ वह पुरुष के ऊपर बैठी है, जैसे कोई घोड़े या हाथी पर सवार होता है, पैर लटका हुआ। और स्थिति को आगे समझाया गया है। पुरुष पीठ के बल लेटा होता है। पुरुष कैसा होता है? पीठ के बल लेटा होता है। स्त्री उसकी कमर या जांघों पर बैठती है, कमर पे बैठती है सुविधानुसार, या जांघों पर बैठती है। कमर पे बैठती है, जांघों पर बैठकर ऊपर से संयोग करती है। कोई खास चित्र नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे अंग्रेजी में वुमेन ऑन टॉप काउगर्ल पोजीशन भी कहते हैं। स्त्री की सक्रियता, इस सूत्र में स्त्री पूरी तरह सक्रिय रहती है। तो दोस्तों इसमें भी स्त्री सक्रिय रहती है, पुरुष निष्क्रिय रहता है। वह गति अपने अनुसार तेज धीम, गहराई और लय को भी अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकती है, तेज धीम मध्यम। तो इस तरह से लय को भी नियंत्रित करती है स्त्री। पुरुष अपेक्षाकृत निष्क्रिय और स्वीकार स्थिति में होता है। शारीरिक प्रभाव, स्त्री के सेड़ी पेल्विक एरिया की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। तो स्त्री का पेल्विक या सेड़ी की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। उसके लिए यह स्थिति सुखद, और क्योंकि वह अपनी संवेदनशीलता जगहों या जी पोर्ट, उसकी संवेदनशीलता जी पोर्ट कॉलिट्रोरल कॉलिट्रोलर और सिमुलेशन को नियंत्रित ढंग से उपयोग कर सकती है। तो ये जी पोर्ट का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है सुविधानुसार। पुरुष को भी अच्छा आनंद मिलता है, लेकिन नियंत्रण उसके हाथ में नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? यह पोजीशन स्त्री को आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव कराती है। पुरुष को इसमें आराम और स्त्री की इच्छा के अनुसार चलने का अवसर मिलता है। दोनों के बीच गहरा विश्वास और खुलापन आवश्यक होता है। तो आगे हम समझते हैं आसान उदाहरण से, जैसे कोई नर्तकी मंच पर नृत्य कर रही हो, संगीत उसके अनुसार बज रहा हो, उसी तरह स्त्री पूरी स्थिति में करती है, नियंत्रित करती है, और पुरुष लय में उसके साथ बहता है। तो पुरुष पूरा नियंत्रण में होता है और उसी के नियंत्रण में, स्त्री के नियंत्रण में पुरुष को चलना होता है। तो सरल भाषा में कह सकते हैं, यह सूत्र बताता है कि स्त्री पुरुष के ऊपर बैठकर संयोग करती है, पूरी तरह नियंत्रण में उसके हाथ में होता है, यानी गाड़ी चलाने का काम अक्सर वात्सायन के ज़्यादातर सूत्रों में स्त्री का है, गाड़ी चलाने का काम पुरुष का काम नहीं है, जो कि लोग समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
तो यहाँ स्त्री का कोई अपमान नहीं है। स्त्री को ही ज़्यादा सक्रिय वात्स्यायन ने बताया है और ज़रूरी भी है। तो दोस्तों, ये 26 से लेकर के 30 सूत्रों की एक-एक करके तुलना करके हम उसको इसमें किसमें पुरुष एक्टिव है और किसमें स्त्री एक्टिव है, किसमें स्त्री एक्टिव ज़्यादा है, किसमें पुरुष ज़्यादा एक्टिव है, किन सूत्रों में, तो तुलना करते हैं। तो ये 26वां सूत्र में कहता है 26वां सूत्र कहता है वात्स्यायन का, स्त्री अपने शरीर को पुरुष पर घुमा लेती है। इसमें स्त्री एक्टिव रहती है क्योंकि वह दिशा और गति बदलती है। स्त्री अपनी गति दिशा बदलती है, वही एक्टिव रहती है। 27वां सूत्र, इसमें स्त्री एक्टिव है क्योंकि वह इस खींचने का काम करती है, स्थिति बनाने का काम उसी का है। तो ये स्थिति बनाने का काम स्त्री को ज़्यादा समझना है, पुरुष को कम समझना है। ऐसी स्थिति बनाने का काम पुरुष सहयोग दे सकता है, लेकिन करना स्त्री को है। इसमें भी स्त्री ज़्यादा एक्टिव होती है क्योंकि स्त्री को खींचना है पीछे से। और 28वां सूत्र क्या कहता है? इसमें भी ज़्यादा स्त्री एक्टिव है। पुरुष यहाँ उसकी गति के अनुसार चलता है। तो इसमें भी 28वें सूत्र में भी पुरुष उसकी गति के अनुसार चलता है। परिवर्तनमाला स्त्री गति। तो इस तरह से यहाँ भी स्त्री एक्टिव है। और 29वें सूत्र में स्त्री एक या दोनों पैर उठाकर संयोग करती है। इनमें दोनों एक्टिव होते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि पुरुष ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये 29वां सूत्र पुरुष के एक्टिव होने का संकेत है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा दोनों एक्टिव हो सकते हैं, केवल यही एक पोजीशन है जिसमें पुरुष थोड़ा-सा एक्टिव हो सकता है। पुरुष परिवेश और गति को बनाए रखता है, इसमें पुरुष एक्टिव है। और 30वें सूत्र में बताया गया है, इसमें पूरी तरह स्त्री एक्टिव होती है, पुरुष निष्क्रिय और स्वीकार करने की स्थिति में होता है। तो 60 में 26 में स्त्री एक्टिव होती है, दिशा गति बदलता रहता है। 27 में स्त्री पुरुष को खींचती है अपने हिसाब से। 28 में स्त्री एक्टिव रहती है और करवट बदल-बदल के गति करती है। 29 में दोनों एक्टिव होते हैं, इसमें पुरुष भी एक्टिव हो सकता है। और 30 में स्त्री ऊपर घोड़े की तरह बैठ करके घोड़े पर जिस तरह सवारी करके नियंत्रित करती है। तो निष्कर्ष 26 से लेकर के 30 में इन पाँचों सूत्रों में 4 जगह स्त्री एक्टिव है, 1 जगह बराबर का हिसाब-किताब है। तो दोस्तों, आगे हम थोड़ी-सी और विश्लेषण करते हैं और फिर अगले सूत्र की चर्चा करेंगे। अगले लाइव में थोड़ी-सी बात और रह गई है, तो इसको हम चर्चा करते हैं, जानते हैं। तो तो दोस्तों, ये गर्मी हो रहा, पसीना लग गया, हाथ काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ी-सी असुविधा हो रही है। तो ये अगला सूत्र हम समझते हैं, इसमें बताया गया है कि किसको आनंद और गहराई का अनुभव होता है। किस सूत्र में आनंद अधिक होता है और गहराई का अनुभव किसमें होता है? तो इसमें बताया गया है 26वें सूत्र में, स्त्री शरीर को पुरुष पर घुमा लेती है। स्त्री के लिए लाभ अपने कोण को बदल-बदल के ये काम मौका मिलता है। यौन के अंदर विभिन्न हिस्सों में स्पर्श होता है, यौन का अलग-अलग हिस्सा स्पर्श करता है। पुरुष के लिए उसका नया अनुभव मिलता है, लेकिन नियंत्रण कम है। पुरुष का नियंत्रण कम है, अनुभव अच्छा होता है। ज़्यादा आनंद स्त्री को ज़्यादा आनंद मिलता है, 26वें सूत्र में बताया गया है। स्त्री के लिए यह स्थिति पीठ और कमर की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। 27वें सूत्र में पुरुष के लिए यह पोजीशन गहराई और कसावट देता है, लेकिन दोनों को गहरा आनंद होता है। इसमें दोनों को गहरा आनंद होता है, लेकिन पुरुष को थोड़ा अधिक होता है, इसमें बताया गया है। अगला है 28वां, इसमें स्त्री के लिए स्वतंत्रता और नियंत्रण अपने अनुसार आनंद देता है। इसमें ज़्यादा आनंद स्त्री को होता है, पुरुष को कम आनंद होता है। और 29वें सूत्र में बताया गया है, स्त्री के लिए यह स्थिति गर्भधारण की गहराई का प्रवेश है। पुरुष के लिए
दोनों का बराबर आनंद होता है और कसाव होता है। पुरुष के लिए कसावट और गहराई का सुख मिलता है। और 30वां सूत्र कहता है स्त्री के लिए पूर्ण नियंत्रण वह तय करती है कि गहराई और कैसे गति यानी स्त्री अपने सुविधा अनुसार गहराई और गति को नियंत्रित करती है। पुरुष के लिए आनंद तो है लेकिन नियंत्रण स्त्री के पास है, वह अधिक अनुभव कर लेती है, भूमिका ज़्यादा होती है, ज़्यादा आनंद स्त्री को। तो इस तरह से 26वें सूत्र में स्त्री को आनंद, 27वें में पुरुष को, 28वें में स्त्री को और 29वें में दोनों को, 30 में स्त्री को। और इसमें कोड बदलने से यौन का अलग-अलग हिस्सा आनंदित होता है। पीछे की खिंचाव व कसावट में गहराई होती है। गति और करवट पूरा नियंत्रण स्त्री के पास होता है। गहराई और कसावट का संतुलन होता है। और 30वां है जी स्पॉट, जो इस जी स्पॉट होता है वो स्त्री का ज़्यादा एक्टिव होता है, वहाँ उसका ध्यान जाता है। तो निष्कर्ष 26 से लेकर 30 सूत्र तक स्त्री को अधिक आनंद मिलता है, 26, 28 और 30 में। पुरुष को विशेष आनंद मिलता है 27 में, बराबर आनंद मिलता है 29 में। तो इस तरह से वात्सायन के काम सूत्र हैं। तो दोस्तों ये काम सूत्र आप समझ सकते हैं कितना दिमाग से, कितनी समझदारी से, कितना प्रयोग करके वात्सायन ने इतने साल पहले लिखा है और बहुत गहराई से, बहुत सूझबूझ के साथ वात्सायन ने ये अपनी बात रखी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सूत्र यानी 31 से लेकर के 35 में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो नमस्ते, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले लाइव में।